और मेरी बात का जवाब देंगे। देखिए, देखो एक टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका सिंबल है। अरे अब आ रहे हैं, देखो अब जब मैंने लिखना चालू किया बोर्ड पे। एक टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये सिंबल है इसका। अच्छा, सॉल्यूशन होता क्या है वैसे? देखो सॉल्यूशन में क्या होता है, पहले ही सिखा दूं मैं। जैसे मेरे पास पानी है, एक फिगर बनाऊंगा मैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। ये पानी है और ये पानी के मॉलिक्यूल हैं, जैसे ऐसे बना देते हैं मॉलिक्यूल। ज्यादा नहीं बनाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैंने इसमें ना NaCl डाला, देखना आप ध्यान से। वैसे ये जो मैं समझा रहा हूं, इस थ्योरी से कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन करने पर। वो तो फर्क बस पड़ेगा आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। ये NaCl का टुकड़ा है, मतलब सोडियम क्लोराइड ले लिया है मैंने। तो सोडियम क्लोराइड ऐसा दिखाया इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि क्रिस्टल लिया हुआ है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड के एटम्स ऐसे ही लगे होते हैं सच में, इसी तरह से अंदर अगर झांकोगे उसके तो ऐसे एटम्स नजर आएंगे। अब देखो, ये कैटायन है Na+, ये Cl- है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कैटायन एनायन है ये, NaCl है ये। अब NaCl में Na+ होता है और Cl-। तो अगर मैं इसको पानी में डालता हूं तो क्या होगा, तीन फिगर से समझना है, ठीक ध्यान से। यहां तक हमारी बात सिर्फ इतनी हो पाई है कि मैं NaCl लूंगा, एक क्रिस्टल NaCl का। NaCl मेरा एक सब्सटेंस हो गया, उसको पानी में डालूंगा और पानी में डालने पर सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन बनने का क्या मीनिंग होता है, ये बात चल रही है। तो जब मैं इसे पानी में डालता हूं तो जो ये कैटायन एनायन है ना, ये अलग हो जाते हैं पानी में। पानी इन्हें अलग कर देता है, ये बिल्कुल रियल बात है। ये कैटायन है अलग हो गया, Na+ अलग है और ये Cl- अलग। मतलब जितने कैटायन थे वो सब अलग और जितने Cl- थे वो सब अलग। कितने Cl- होंगे वैसे? एक मोल लेना है NaCl, एक मोल घोलना है कोई भी चीज। NaCl लिया है, वैसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक मोल आयनिक कंपाउंड।
एक मोल आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बड़ा सिंपल होता है समझना, जैसे NaCl आयनिक कंपाउंड होता है मेटल नॉन मेटल से मिलकर बना, KCl, MgCl2, CaCl2, है ना, ये कैटायन अनायन से मिलकर बना है, आयनिक कंपाउंड है। तो एक मोल लेना है कोई सा भी, उसको पानी में घोलना है। अब घोलने पर क्या होता है? अच्छा ये बताओ, पहली चीज हम अगर समझना चाहते हैं, इस समय Na प्लस और Cl माइनस की स्टेट क्या है। जैसे अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि NaCl लिया था मैंने, तो कितना लिया? एक मोल। एक मोल लिया है, कैसे साबित हो रहा है? क्योंकि आगे कुछ नहीं लिखा है तो एक मोल है। सॉलिड लिया है, सॉलिड ही लिया है, सारे आइटम जुड़े हुए हैं। अब क्या हुआ है कि NaCl अलग हो गया है Na प्लस और Cl माइनस में। इसका मतलब ये हुआ कि एक मोल NaCl लिया था मैंने और एक मोल Na प्लस बन चुके हैं, अलग हो चुके हैं ये, और एक मोल Cl माइनस बन चुके हैं। आपको ये बताना है इनकी स्टेट क्या लिखूं, बताओ। Na प्लस की क्या स्टेट है? हाँ, सोडियम लिक्विड और क्लोराइड की गैस। एक्वस। हाँ देखो, गैस, गैस सही है आंसर। देखो गैस क्यों? क्योंकि गैस का मतलब सेपरेट होता है, आइसोलेट। जब पार्टिकल आइसोलेट हो, सेपरेट हो, एक दूसरे से अलग हो, तो गैस लगाया जाता है। लिक्विड आप नहीं लगा सकते, Na प्लस लिक्विड में नहीं बदला, लिक्विड में डूबा हुआ है। अगर आप समुद्र में डूब जाते हैं तो आप लिक्विड में नहीं बदल जाते हैं, ये गैस लगाया जाएगा। गैस का मतलब क्या है आपके यहां समझ में आ जाना चाहिए, एटम्स अलग, आयन अलग हो जाए तो वो गैस हो जाते हैं। मगर होता क्या है कि अब इन्हें छोटा कर रहा हूं मैं, आयन्स को, ये बड़े दिख रहे हैं काफी। अब आगे होता ये है कि Na प्लस और Cl माइनस, ये छोटे छोटे बना लो, ये पानी में गए और अलग हो गए, सेपरेट हो गए। अब पानी के मॉलिक्यूल इन्हें घेरेंगे। पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ज्यादा बड़े फिगर नहीं बना सकता मैं, छुप रहे हैं वो, आएंगे नहीं फिर इस पे। पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन इसको घेरेगी, यानी पानी के मॉलिक्यूल इससे चिपक जाएंगे ऐसे। सेम Cl माइनस से, Cl माइनस से थोड़ा उल्टा चिपक जाएंगे, H प्लस चिपक जाएगा। जितने मैं ढंग से अच्छे से बता रहा हूं आराम से, उतने ढंग से समझ लेना है, ड्रामे नहीं करने हैं, ठीक है? तो सुनो, सर इसे एक बार और रिपीट कर दो। क्या चीज? रहने के मॉलिक्यूल्स कैसे अटैच हुए? ऐसे क्योंकि ऑक्सीजन, देखो पानी में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। तो जो Na प्लस है तो इस पे प्लस है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के नेगेटिव ने प्लस को अट्रैक्ट कर लिया ना। यस सर। तो पानी के मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया Na प्लस को। कहां से घेर लिया? ऑक्सीजन के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू घेर लिया। और Cl माइनस को किसके थ्रू घेर लेगा? ये H प्लस के, क्योंकि H प्लस Cl माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जब ये हो जाता है तो इसके बाद एक प्रोसेस और होता है, इसे कहते हैं एक्वस। एक्वस का मतलब होता है पानी के मॉलिक्यूल्स Na प्लस के चारों तरफ चिपके हुए हैं, Cl माइनस के चारों तरफ पानी के मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं, इसे कहते हैं एक्वस। तो ये दो प्रोसेस है, मतलब समझना है कि घुलने के दौरान, सॉल्यूशन बनने के दौरान दो चीजें होती है, आयंस का सेपरेट होना, फिर आयंस से वाटर मॉलिक्यूल का चिपक जाना चारों तरफ। ये सिंपल भाषा में है, देसी। अब ये एक्चुअली चल क्या रहा है, इसमें समझना क्या है बताऊंगा। ये बताओ, ये जो लिखा हुआ है ये समझ आया नीचे? यस सर। ठीक है, जल्दी जल्दी बताना और समझो। अब सुनो, स्क्रीनशॉट लो।
देखिए देखो, जब NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड। डेफिनेशन समझेंगे हम। एक आयनिक कंपाउंड 1 मोल होना चाहिए, पहली बात तो। जब एक आयनिक कंपाउंड 1 मोल होता है, भाई मेरी बातों का जवाब देना, हमें इसके बाद बहुत ही अजीब सा टॉपिक समझना है, उसी की तैयारी चल रही है। 1 मोल आयनिक कंपाउंड अगर मेरे पास है और अगर मैं उसे आयंस में तोड़ लूं, मैंने नहीं तोड़ा है, खैर पानी ने तोड़ा है, तो ये बताना तुम्हें क्या लग रहा है, इस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए या एनर्जी रिलीज होगी? ये बताइए। हाँ हाँ, अरे नालायको, सो मत जाना। बताओ। किसी को नहीं मालूम? देखो, जब भी दो चीजें अलग होती है, अभी मैं पूछा है कि ये 1 मोल आयनिक कंपाउंड है, ये आयंस में अलग हो गया पानी में जाके। इंपॉर्टेंट ये देखना कि आयनिक कंपाउंड हो और 1 मोल। अगर 1 मोल आयनिक कंपाउंड आयंस में टूट जाए तो इनके पीछे गैस लग जाता है आयंस के, क्योंकि आयंस अलग हो गए और गैस का मतलब है सेपरेट हो जाना। तो अभी मैंने ये समझाया था फिगर बना के, इसका क्या मतलब है। तो अगर 1 मोल आयनिक कंपाउंड आयंस में टूट जाए तो इस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए या एनर्जी रिलीज होगी, ये पूछ रहा हूं मैं। सर एनर्जी चाहिए होगी। रिक्वायर है, क्योंकि हम किसी को अलग कर रहे हैं, आयंस को अलग अलग करने में एनर्जी रिलीज चाहिए होती है। अगर ये मिलते, ये होता कि मेरे पास 1 मोल Na+ है, 1 मोल Cl- है, और दोनों कंबाइन हो जाए NaCl सॉलिड बन जाए, तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि दो चीजें कंबाइन हो रही हैं। कंबाइन होने में 99.9% एनर्जी रिलीज होती है और ब्रेक डाउन होने में चाहिए होती है। तो ये एनर्जी रिक्वायर है, दोनों बातों को समझना है। एनर्जी रिक्वायर, तो इस प्रोसेस को क्या कह सकते हैं हम शब्दों में? इस प्रोसेस को कह सकते हैं कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड को उसके आयंस में सेपरेट करने में लगी एनर्जी। 1 मोल आयनिक कंपाउंड को उसके आयंस में सेपरेट करने में लगी एनर्जी, इसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, लैटिस लिखा हुआ है, लैटिस, बस आपको एनर्जी लगाना है। इसको भी लैटिस ही बोलते हैं, बस डेफिनेशन उल्टी है, दोनों लैटिस है। देखो, अगर मैं इसको डेफिनेशन बोलता हूं इस प्रोसेस को, तो इसमें है कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड अगर आयंस में बदलता है तो क्या एनर्जी रिलीज होती है, वो लैटिस है। अगर मैं 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाता हूं आयंस से, उल्टा हो गया ना, इसका डेफिनेशन सेम है, प्रोसेस एक ही है, नाम एक ही है, डेफिनेशन अलग है। 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाता हूं उसके आयन से, तो जो एनर्जी रिलीज होगी, ये रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज, और ये रिक्वायर है। दोनों प्रोसेस सेम है। अब बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? यस। यस। ठीक है, तो किसी दिन मेरे को ये मैसेज भी करने लग जाना कि सर लैटिस एनर्जी क्या होती है, क्योंकि पेपर में आती है। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? अगर गैस हट जाए और एक्वस आ जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे?
बताओ, सोचो। इसे कहते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी ऐड हो जाना, एडिशन ऑफ वाटर। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है भाई, जवाब दो मेरी बातों का, अगर तुम्हें समझना है तो, नहीं तो मैं ऐसे ही पढ़ा के चले जाऊंगा फिर तो। एडिशन ऑफ वाटर। अच्छा ये बताओ कि इस प्रोसेस में तुम्हें क्या लगता है, एनर्जी रिलीज होगी या चाहिए? सर रिलीज होगी। क्योंकि दो चीजें कंबाइन हो रही हैं, आयंस और पानी, है ना। दो चीजें कंबाइन हो रही हैं, आयंस और पानी, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, और जो लैटिस होती है वो रिक्वायर होती है। इसमें यहां लैटिस में भी एनर्जी रिलीज हो सकती है, उल्टा कर दो। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, देखो, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें होती हैं, दो चीजों में दो प्रोसेसेज में एनर्जी, यानी जब मैं पानी में नमक को पानी में घोलता हूं तो अंदर दो चीजें होती है। सुनो, नमक को पानी में जब मैं घोलता हूं तो अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो टूटना और फिर पानी का ऐड होना, यानी एक तो लैटिस एनर्जी और एक होती है हाइड्रेशन। तो जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है, यानी कि सॉल्यूशन बनाने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, यानी मैंने जब NaCl को पानी में घोला तो NaCl को पानी में घोलने पर कितनी एनर्जी रिलीज हुई या चाहिए। अब जरा इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हम कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पानी में घोले और पानी ठंडा भी ले तो भी पानी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि घुलने पर वो चीज जो है एनर्जी रिलीज कर रही है। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हम पानी में घोले तो वो घुलती नहीं है और हम उन्हें जबरदस्ती घोलते हैं, तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है सॉल्यूशन बनाने के लिए। कई सॉल्यूशंस में अपने आप सोल्यूट घुल जाता है और हमें एनर्जी मिलती भी है, यानी हीट मिलती है, गर्म भी हो जाता है पानी। और कईयों में हमें सॉल्यूशन बनाने के लिए हीट देनी पड़ती है, यानी ये दो बातें हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है कि हीट निकलेगी या रिलीज होगी, यानी हीट रिक्वायर है या रिलीज होगी, डिपेंड करता है। जैसे NaCl के केस में जो लैटिस एनर्जी है वो 788 है, यानी इतनी एनर्जी चाहिए अलग होने के लिए, इन्हें ये रिक्वायर है। और हाइड्रेशन जो है वो माइनस में है, सर -700। हाँ, बोलो। सर ये फिक्स वैल्यू होती है। ये फिक्स होती है मगर हमें याद नहीं करनी होती। कभी कभार फिक्स लिखता हूं मैं, कभी नहीं लिखता हूं, ये सच है। लेकिन ये वाली NaCl के केस में, NaCl के केस में लैटिस एनर्जी इतनी होती है, हाइड्रेशन इतनी होती है। तो NaCl के केस में अगर आप इन दोनों का सम करें तो +4 आ रहा है, तो इसका मतलब हमें NaCl यानी नमक को घोलने के लिए थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो एक्चुअली में, देखो ऐसा है कि जब मैं नमक में पानी घोलता हूं तो एनर्जी निकल जाएगी या मुझे देनी पड़ेगी। मेरे को ये तो नजर नहीं आएगा कि अंदर ऐसा और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मगर यहां आपको ये समझाया जा रहा है कि दरअसल एनर्जी निकलेगी या आपको देनी पड़ेगी, डिपेंड करता है कि लैटिस ज्यादा है या हाइड्रेशन। अगर नेगेटिव वाली ज्यादा हुई और पॉजिटिव कम तो एनर्जी रिलीज होगी, और अगर पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव कम तो प्रोसेस एंडो होगा। यानी अगर आपका इस प्रोसेस में लैटिस, डेल्टा लैटिस ज्यादा हुआ हाइड्रेशन से तो फिर ये एंडोथर्मिक हो जाएगा, यानी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। और अगर आपका लैटिस कम है हाइड्रेशन से तो एनर्जी रिलीज होगी, एक्जो होगा प्रोसेस। अब यहां तक की बात बताओ, समझ में आया? अब एक डेंजर टॉपिक पढ़ना है, इसी का ये वो टॉपिक, इसी से ही समझ में आएगा। ये सब समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। अब सुनो,
देखो स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, एक टॉपिक है बॉर्न हेबर साइकिल, ये इसी का ही टॉपिक है। इससे निकाली जाती है लैटिस एनर्जी। देखो लिख के दे रहा हूं, बॉर्न हेबर साइकिल क्यों बनाई जाती है, ध्यान से सुनना। बॉर्न हेबर साइकिल किसी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी निकालने के काम आती है। लेकिन लैटिस एनर्जी निकालने के लिए बॉर्न हेबर साइकिल क्यों बनाई जाती है, और दूसरी बात यह है कि बॉर्न हेबर साइकिल सिर्फ लैटिस एनर्जी के लिए ही क्यों है, क्योंकि लैटिस एनर्जी निकालने का कोई प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। यानी लैटिस एनर्जी किसी आयनिक कंपाउंड की कितनी है, ये प्रैक्टिकली किसी लैब में नहीं निकल सकता है। प्रैक्टिकल करके आपको थियोरेटिकल ही निकालना पड़ेगा पेपर पे। तो लैटिस एनर्जी निकालना बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था पहले, क्योंकि प्रैक्टिकली ये नहीं निकलता था और बहुत जरूरत पड़ती है लैटिस एनर्जी निकालने की, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो इसलिए एक साइकिल बनाई जाती है, बॉर्न हेबर साइकिल। ये साइकिल आपको लैटिस एनर्जी आसानी से निकलवा सकती है। कैसे निकलवाती है यही देखना है आपको ध्यान से। साइकिल बहुत अजीब लगती है, टफ भी लगती है, अपने आप पढ़ो, ध्यान दो मेरी बात पर। लैटिस एनर्जी प्रैक्टिकली नहीं निकलती। देखो सबसे पहले Na सॉलिड, नीचे लिख रहा हूं थोड़ा, भाई जवाब देना है मेरी बात का, ठीक है, वरना मैं भी सो जाऊंगा, मेरे को भी नींद आ रही है। तुमको सोना है तो तुम सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगा वरना, इसलिए जवाब दो मेरी बात का। Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस, इससे बना NaCl सॉलिड। आपको पहचान के बताना है, समझ लीजिए ये आपका टेस्ट है एक तरीके से। आपको पहचान के बताना है इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ये कौन से टाइप की एंथैल्पी है। जैसे बॉन्ड एंथैल्पी है, या एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, या ये क्या है, बताइए। सर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जी, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे है, क्योंकि हमने एक मोल कंपाउंड बनाया है और एक मोल कंपाउंड उसी स्टेट में बनाया है जिस स्टेट में वो होता है, NaCl बनाया है, और इस कंपाउंड को एलिमेंट से बनाया है और एलिमेंट्स भी उसी स्टेट में लिए हैं। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है और ये बहुत जरूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे देखें इस प्रोसेस को, अब सुनो, बॉन्ड हेबर साइकिल समझनी है। अगर आप इस प्रोसेस को ऐसे देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रोसेस एक स्टेप में हुआ है, कि भाई मैं किसी ने सोडियम लिया सॉलिड, किसी ने क्लोरीन ली गैस, दोनों ने उसको मिला दिया और NaCl बन गया। लेकिन मैंने तो ये पढ़ा है कि NaCl बनने के लिए पहले Na+ बनेगा, फिर Cl- बनेगा। मैंने 10वीं में पढ़ा था, बड़ा आसान था, कि एक सोडियम का एटम क्लोरीन के एटम के सामने खड़ा होगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन लेगा, सोडियम बनेगा Na+, क्लोरीन बनेगा Cl-, दोनों जुड़ेंगे तो NaCl बनेगा।
ये 2 ही स्टेप है इसमें या इससे ज्यादा है? तो सुनो अब क्या स्टेप है। सबसे पहले सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। ध्यान करो, चैप्टर 3 में कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन सॉलिड फॉर्म में लूज नहीं करता। मतलब अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन लूज करवाने हैं तो एटम्स को अलग करना पड़ेगा, सोडियम के एटम्स को अलग होना पड़ेगा। तो इसलिए पहले तो बदलेगा NaSNaG में। आप पता नहीं इसको क्या समझ रहे हैं, लेकिन ये बड़ा सिंपल है कि सोडियम के एटम कंबाइन थे, बहुत सारे एक साथ जुड़े हुए थे, वो अलग हो गए। पहले सब अलग हो गए, अलग अलग खड़े हो गए सब। अब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पहले उसे गैसियस फॉर्म में आना पड़ता है, सेपरेट फॉर्म में। अब बनेगा Na+, ये इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगी, लेकिन इसमें भी एक चीज है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी क्लोरीन को मॉलिक्यूल से एटम की फॉर्म में आना पड़ेगा। ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, क्लोरीन को एटम की फॉर्म में आना पड़ेगा। अगर क्लोरीन एटम की फॉर्म में आती है, 1 मिनट के लिए हाफ हटा दो फिर देखो, अगर क्लोरीन एटम की फॉर्म में आती है तो रिएक्शन ऐसी दिखेगी, देखो Na+, ये तो एज इट इज, इसने तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, Cl2 से 2 Cl, ये हो गया एटम, एटम में बदल गई है। लेकिन क्योंकि हमारे पास आधा Cl2 था तो इसलिए यहां आधा लगा है, वो आधा मैं लगा दूंगा अभी, लेकिन अभी समझिए। अब आपका काम है कि आपको इन प्रोसेसेस के नाम लिखने हैं। देखो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है। अगर आप इसे और इसे देखें तो ये है आपका सब्लिमेशन, सोडियम से सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना। इसे मत देखो, इसमें कुछ चेंज ही नहीं, ये है रिएक्शन NaS से NaG। अगर आप इसे देखें तो इसे कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, चैप्टर 3। जब कोई एटम गैसियस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कैटायन में बदल जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी। नहीं, लेकिन ये नहीं है इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी, पहले यहां इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, दरअसल मॉलिक्यूल एटम्स में टूट रहा है, तो इसे कहते हैं आप बॉन्ड एंथैल्पी या एटोमाइजेशन। अब यहां हाफ लिखा हुआ है तो यहां हाफ लगाओगे तो ये तो 2 हट जाएगा, तो बॉन्ड एंथैल्पी का भी आपको हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी 1 मोल के लिए होती है एनर्जी, आधा मोल है तो आपको इसको हाफ करना पड़ रहा है। महा इंपोर्टेंट टॉपिक है, समझ लो बात को। अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, Na+ से बनेगा, Cl से बनेगा Cl-। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी। आप पूरी रिएक्शन देख रहे हैं मगर आपको इतनी इतनी देखनी है जिसमें चेंज आ रहा है। अगर आप इसे देखें Cl गैस से Cl- तो ये इलेक्ट्रोगेन हो गया, इसमें चेंज ही नहीं आ रहा। पहले इसमें चेंज आ रहा था, S से G, तो ये सब्लिमेशन हो गया, ये तो सेम है। G से G+, तो ये आयोनाइजेशन हो गया। Cl2 से Cl, ये हो गया बॉन्ड एंथैल्पी या एटोमाइजेशन। Cl से Cl- इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी। यानी देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी जब NaS और हाफ Cl2 को मिलाया जाता है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाता है। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो -411 है, -411.2। लेकिन समझो, क्या ये एनर्जी एक ही बारी में रिलीज हुई है? नहीं, दरअसल ये इन सब का सम है, जोड़, इसका 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 और फाइनली इसका। Na+ और Cl- जुड़ के बनाएंगे NaCl। इस प्रोसेस को कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो इन सभी का इनका जोड़ है सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, बॉन्ड एंथैल्पी, इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी। इन सबको जोड़ोगे तो -411 आता है। दरअसल ये साइकिल ये समझा रही है कि एक्चुअली में एक रिएक्शन जो एक ही स्टेप में होती हुई नजर आ रही है और ऐसा दिख रहा है कि ये जो एनर्जी है ये एक ही बारी में रिलीज हो गई है, ऐसा नहीं है। ये कैसा है,
देखो, मैं किसी मार्केट में गया, सुनना, मेरी जेब में 0, मान लो 500 रुपए थे जब मैं मार्केट में घुसा, और मैं बाहर आया तो मेरी जेब में 20 रुपए है। कहने वाला कहेगा कि मैंने 480 रुपए किसी एक आदमी को दे दिए। ये ऐसा हो गया जैसे सॉलिड, ये दोनों जब मिलते हैं NaCl बनता है, तो लोगों को लगता है एक साथ ही एनर्जी रिलीज हो गई है। लेकिन हो सकता है कि मैं जब अंदर गया तो पहली दुकान पे मैंने 20 रुपए दिए हों, अगली पे 30, किसी दुकान पे मुझे पैसे मिले हों, कहीं मेरे पैसे खो गए हों। दरअसल ये टोटल का सम है कि मेरा टोटल कितना नुकसान हुआ है। ये कई स्टेप में जो मैंने पैसे खर्च किए हैं, कहीं मुझे मिले हैं, तो उनका फाइनली ये हुआ है कि मेरे पास 500 से 20 रह गए हैं। 480 मैंने एकदम से किसी को नहीं दिए, यानी ये एकदम से नहीं आई है वैल्यू। दरअसल ये इन सब का सम है, इन सब का। क्या कह रहा हूं मैं, समझ आ रही है मेरी बात की नहीं? बताओ। यस सर। ये इस तरह आ रही है। अब सुनना, तो इस साइकिल को मैंने बना लिया, तो क्या मुझे एग्जाम में बनानी है? जी बिल्कुल, आपको बनानी है। आपको ये वैल्यूज किस मिलेंगी एग्जाम में, ये जितना लिखा है -411 और हटा दो, ये आपको सब बनाना है। एक बार मैं इसे फिर बना रहा हूं, देखना ध्यान से, स्क्रीनशॉट लो इसका पहले। और क्या करना है, मतलब बनाने के बाद की बात भी है एक। तो बॉर्न हेबर साइकिल जब NaCl की बनाने के लिए आती है, तो हमको क्या करना होता है? सिर्फ पहले स्टेप में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि मैं शुरू कहां से करूं। तो शुरू यहां से करना है कि आपको देखो, आपको शुरू ऐसे करना है कि पहले आप सोडियम सॉलिड लेंगे प्लस हाफ Cl2 लेंगे। आप लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी यही बस एक चीज है जो थोड़ी सी याद रखने वाली है कि कहीं आप इसे भूल ना जाएं, क्योंकि आप इसे भूलेंगे तो आपको फिर समझ नहीं आएगा कि करना एक्चुअली में क्या है। जब आप इस पहले स्टेप को याद कर लेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि अब पहले ये गैस में बदलेगा, इसे इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो साथ साथ नहीं लिख सकते कि ये भी कुछ बदलेगा। हाँ, तो साथ साथ लिखोगे तो खिचड़ी हो जाएगी, एक एक करके लिखना है। इसे कहते हैं सब्लिमेशन हो रहा है सोडियम का। फिर Na बदलेगा Na+G में प्लस हाफ Cl2, इसे कहते हैं आयोनाइजेशन हो रहा है सोडियम का। फिर जो ये हाफ Cl2 है, यानी ये जो मॉलिक्यूल है, ये एटम में बदलेगा क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन लेने हैं। हाफ Cl2 से Cl बनेगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं Cl2 को, तो वो इस फॉर्म में नहीं ले सकती है, सोडियम लूज कर चुका है, अब इसको लेने हैं, तो पहले ये मॉलिक्यूल से एटम में बदला। इस प्रोसेस को कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी में 1 मोल होती है क्वांटिटी, अब ये आधा है तो आपको यहाँ हाफ लगाना है। इसको लैटिड को जल्दी करना है, ज्यादा नहीं इसमें सोचना है। अब Cl इलेक्ट्रॉन लेगा तो बन जाएगा Cl माइनस Na+G प्लस Cl-G। आज सच में तुमने मुझे सुला दिया है, अगर तुमने ऐसा किया ना अगली क्लासों में अच्छा नहीं होगा। इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी Cl से Cl-, ठीक। अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और ये बन जाएगा, इसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं, उल्टे को भी बोलते हैं, कोई कई बार बता चुका हूं, इसको भी लैटिस ही बोलते हैं और उल्टा होगा तो भी लैटिस ही। इसको फॉर्मेशन मत बोलने लगना, फॉर्मेशन में यहाँ एटम्स होते हैं और ये आयंस है। आयंस अगर कंबाइन होके बना रहे हैं, देखो दोनों को देखो, सोडियम और क्लोरीन कंबाइन होके NaCl और Na और Cl NaCl, ये फॉर्मेशन नहीं, ये लैटिस है, ये फॉर्मेशन है। तो ये लैटिस, ये है आपका फॉर्मेशन, तो ये लैटिस। अब आपको लैटिस एंथैल्पी कैसे निकालनी है, ये सब आपको गिवन होगा पेपर में। यही साइकिल बनानी है, यही वाली NaCl की, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे? दरअसल हमको मालूम है
ओ हिल गया मोबाइल। दरअसल हमको मालूम है कि ये जो एनर्जी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये इन सब का सम है, सब्लिमेशन का प्लस आयोनाइजेशन सोडियम का प्लस बॉन्ड एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी, इन सब का सम है। अगर आपको सभी वैल्यूज दी हुई हैं पेपर में तो आप इसे को निकाल लीजिए इनडायरेक्टली, बस कैलकुलेट करके। अब इसे कहते हैं हैश लॉ। सुनना मेरी बात, हैश लॉ। हैश लॉ दोबारा समझाऊंगा मैं, आज समझा रहा हूं थोड़ा सा। हैश लॉ दरअसल क्या होता है, हैश एक साइंटिस्ट है, उसके हिसाब से किसी प्रोसेस में, ये प्रोसेस, इतने प्रोसेस को देखना है बस, ये हमारे प्रोसेस का एग्जाम्पल रहेगा। किसी प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होता है, यहां तो रिलीज हो रही है तो रिलीज बोल लो, किसी प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक ही साथ रिलीज नहीं होती है, एक्चुअली में वो कई टाइप की एंथैल्पीज का सम होता है। यानी एक प्रोसेस में निकलने वाला होने वाला एंथैल्पी चेंज, एक प्रोसेस में होने वाला एंथैल्पी चेंज कई एंथैल्पी चेंज का सम होता है, जिन स्टेप्स में वो रिएक्शन हुई है। एक प्रोसेस में होने वाला एंथैल्पी चेंज, या ऐसे अगर एक रिएक्शन, ये रिएक्शन है, अगर एक रिएक्शन कई स्टेप में हुई है तो उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज एक्चुअली में कई स्टेप्स में होने वाली रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज का सम होता है। दोबारा सुनो, वैसे तो ये हैश लॉ है जो कर रहे हैं। एक रिएक्शन अगर कई स्टेप्स में हुई है, एक रिएक्शन अगर कई स्टेप्स में हुई है तो उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, ये उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज एक्चुअली में स्टेप्स में हो रही रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज का सम होता है। ये हैश लॉ है। बताओ आया समझ में? यस सर। ठीक है भाई, अगली क्लास में मत सुला देना मुझे ऐसे, ठीक है ना, जवाब दे देना, ठीक है। तो भाई मैं क्लास ले सकता हूं कल, मैं आपको मैसेज करूंगा। ये बताओ 3 से 5 के बीच में कौन है जिसके बड़े जरूरी काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट? सर कल सुबह का टाइम रख लो, दोपहर में मत रखो सर। अबे यार, दोपहर का ही ठीक है। यार सुबह सर दोपहर उठा नहीं बिल्कुल जाता है। ठीक। चल मैं देखता हूँ, कोशिश करूंगा, ठीक। मैं मैसेज डालूंगा तुम्हें एक, भाई आना जरूर है क्लास में और जवाब देना है, ठीक है ना। मेरा क्या बिगड़ता है, नहीं दोगे जवाब तो बिगड़ेगा तुम्हारा। जवाब नहीं दोगे सर तो मैं दोपहर उतनी जल्दी समझा दूंगा। हाँ